नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। आप लोगों को याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि पुरानी शिरडी और आज की शिरडी में जमीन आसमान का अंतर है। तो एक परिचित है मेरे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इस विषय में कुछ जानती हो पुरानी शिरडी के बारे में, तो आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो इसी पुरानी शिरडी के ऊपर बनाते हैं। तो कुछ साईं बाबा के समकालीन जो भक्त थे, उनके लिखे हुए लेख या उनकी जो रचनाएं हैं, उनको जब पढ़ती हूँ ना, तो किसी चलचित्र की तरह या किसी मूवी की तरह उस जमाने का शिरडी का अस्तित्व आंखों के सामने एक मंजर बनकर उभर आता है। ऐसा लगता है कि सही में मैं भी उस वक्त वहां मौजूद थी। सब कुछ देखा देखा सा, जाना पहचाना सा या अपना अपना सा लगने लगता है। अब शिरडी और साईं बाबा ये एक अटूट रिश्ता है, अलौकिक संगम कह सकते हैं क्या। अब कुछ गांव या कुछ शहर ऐसे होते हैं जो वहां बसे हुए संतों की वजह से या महापुरुषों की कुछ गिनी चुनी घटनाओं की वजह से जाने या पहचाने जाते हैं। पर यही जो घटनाएं होती है ना, ये कुछ दिनों बाद भूली बिसरी यादों में चली जाती है, या यूं कहिए कि लोग उन्हें भूल जाते हैं। और शिरडी साईं बाबा की ये विशेषता है कि समय के साथ साथ इनकी लोकप्रियता में, इनके मान सम्मान में, इनकी महत्ता में, इनके भक्तगणों में और उनकी भक्ति परंपरा में दिन ब दिन देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत बढ़ती गई। शिरडी की भूमि साईं बाबा के पावन स्पर्श से सारे जहां में फेमस हो गई। कुछ छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ शिरडी गांव साईं बाबा के आगमन से पवित्र और पावन हो गया। आज जो भी देश विदेश में साईं बाबा को पहचानने वाले, जानने वाले लोग हैं, वो शिरडी बाबा के दर्शनों के लिए आने लग गए, उस जमाने में भी और आज भी। और इस वजह से शिरडी का महत्व जागतिक इतिहास जो होता है ना, उसमें बढ़ता गया। अब देखिए, कुछ सालों पहले तक, जब तक बाबा ने शिरडी में पदार्पण ही नहीं किया था, तब तक शिरडी का अपना कोई चेहरा था नहीं। जैसे और गांव हुआ करते थे भारतवर्ष में, उसी तरह से ये भी एक छोटा सा और साधारण सा गांव था। पर साईं बाबा इन 4 अक्षरों की वजह से शिरडी को एक नया अस्तित्व मिला। एक तेजस्वी कालखंड की शुरुआत हुई, जब एक मानव रूप में एक ईश्वर ने, साक्षात ईश्वर ने इस भूमि पर साईं बाबा योगीराज थे, ब्रह्म योगी थे, महायोगी थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक थे, गरीबों के तारणहार थे, करुणामयी थे, दयालु थे। और आज इन्हीं की वजह से शिरडी को एक श्रद्धालुओं का श्रद्धा स्थान या एक महान तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। साईं बाबा और उनके कार्य, यही है शिरडी का तेजस्वी कालखंड। पर इस कालखंड की शुरुआत से पहले शिरडी कैसी थी, ये जानने में मुझे भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी मन में। तो चलिए इस ओर बढ़ते हैं आज। तो शिरडी गांव उस जमाने में चारों ओर से घने वृक्षों से घिरा हुआ था, या यूं कहिए जंगलों से घिरा हुआ था। पानी के लिए 2 नाले शिरडी गांव से बहा करते थे। अब एक जो नाला था, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, जिसे शिवे सा ओढ़ा कहा जाता है या सरहद पर बहने वाला नाला कहा जाता है, और एक नाला जो था, जो लेंडी नाला था, वो पूरे शिरडी गांव से गुजरता हुआ एंड में जाकर इसी सरहद के नाले में मिल जाया करता था। अब घरों की रचना कैसी थी, तो घर छोटे छोटे से हुआ करते थे, मिट्टी के हुआ करते थे और पास पास में सटे हुए थे।
और महज 1000 या 1200 की जनसंख्या शिरडी की उन दिनों में रही होगी। पर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो शिरडी बहुत संपन्न गांव था, क्योंकि कुछ जमींदारों के, कुछ धनी व्यक्तियों के ऐसे ऐसे वाड़े शिरडी में उन दिनों मौजूद थे जो शिरडी की संपन्नता का, उसकी समृद्धि का प्रमाण पत्र हुआ करता। प्रमुख व्यवसाय शिरडी जैसे आम गांवों का हुआ करता था, वैसे खेती हुआ करता था, पर कुछ अन्य व्यवसाय भी शिरडी गांव में उन दिनों चला करते थे। अब जनजीवन कैसा था? तो जैसे हर गांव की एक परंपरा होती है कि एक हनुमान जी का मंदिर एक गांव में होना ही चाहिए, तो उसी तरह शिरडी में भी एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, जो आज की तारीख में समाधि मंदिर परिसर में है। कई भक्त वहां गए होंगे, उन्होंने दर्शन भी किए होंगे। अब इस मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30-4 बजे के समय में घंटानाद हुआ करता था, और इसी घंटानाद की ध्वनि से सारा शिरडी गांव जग जाया करता था। उन दिनों शिरडी में हरिदास परंपरा भी चला करती थी। हरिदास परंपरा वो होती है जिसमें हरिदास जो होते हैं, भगवत भक्त जो होते हैं, वो हाथ में वीणा और करताल लेकर भजन गाते हुए गली गली से गुजरा करते थे, और इन्हीं की सुमधुर वाणी से शिरडी की औरतें उठ जाया करती थी। और इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो जो पत्थर की चक्की बना हुआ करती थी उन दिनों, तो उन चक्कियों पर बैठकर उसमें अनाज पीसने का काम किया करती थी। अनाज को पीसते पीसते पता नहीं उनके अंदर कौन सा कवि घुस जाया करता था उनके अंदर, कि ऐसी ऐसी रचनाएं वो अनपढ़ होने के बावजूद चक्की पर बैठकर किया करती थी, जो शायद आज की पढ़ी लिखी औरतें 4 घंटा शांत वातावरण में एक जगह बैठकर भी कभी नहीं कर पाती थी। ऐसी कविताएं उनकी हुआ करती थी जिसमें कभी भगवान की स्तुति हुआ करती थी, कभी अपने मायके वालों की तारीफ के पुल बांधा करती थी, कभी अपने पति की तारीफ, कभी अपने घर की संपन्नता का वर्णन, ऐसी ऐसी कविताएं कर देती थी। और इन्हीं की सुंदर सी आवाज सुनकर घर के जो करता धरता पुरुष हुआ करते थे या जो बाल गोपाल हुआ करते थे, वो बिस्तर छोड़कर उठ जाया करते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि खेती प्रमुख व्यवसाय था, तो जाहिर सी बात है कि हर घर में एक जानवरों का बाड़ा हुआ ही करता था, जिसे मराठी में गोठा कहा जाता है। इनमें गाय हुआ करती थी, बैल, बकरी, भैंस, इन सबको बांधा हुआ होता था। सुबह होते ही इन बाड़ों में से गायों की और वो बछड़ों की हुंकार की आवाजें आने लगती थी, और जो जेंट्स हुआ करते थे वो बाड़ों में जाकर उन बाड़ों की साफ सफाई करना, उन जानवरों की साफ सफाई करना, उनको पानी पिलाना, उनको चारा खिलाना, गोबर इकट्ठा करना और दूध निकालना, ये सब कार्यों में व्यस्त हो जाया करते थे। चक्की पीसने के बाद औरतें जो हुआ करती थी, वो अपने बच्चों को लेकर लेंडी नाले की ओर कपड़े धोने के लिए निकल जाया करती थी। बच्चे जो थे वो लेंडी नाले में कूद जाया करते थे और पानी में खेला करते थे और तैरा करते थे, और उनकी मम्मियां जो हुआ करती थी, औरतें जो हुआ करती थी, वो किनारे पर कपड़े धोना शुरू कर देती थी। अब औरतें अधिकतर शिव नाला या लेंडी नाला इन्हीं पर कपड़े धोया करती थी, और कई औरतें वहां उस वक्त इकट्ठा हुआ करती थी। और जाहिर सी बात, जहाँ 4 औरतें इकट्ठा हो वहां सुख दुख का लेन देन ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो सुख दुख की बातें हुआ करती थी वो भी इसी लेंडी नाला के किनारे हो जाया करती। बाड़ों की साफ सफाई करने के बाद ये औरतें घर पहुंच जाया करती थी, अपने किचन के रूटीन में लग जाया करती थी, और जेंट्स जो लोग हुआ करते थे वो कुएं पर चले जाया करते थे स्नान करने के लिए। अब समाधि मंदिर के अंदर जो 3 मंदिर बने हुए हैं, एक गणेश जी का मंदिर है, फिर शनि भगवान का मंदिर है और शंकर भगवान का मंदिर, ये तीनों मंदिर लग के है। तो इन्हीं मंदिरों के पास में गांव का एक कॉमन कुआ हुआ करता था। उन दिनों शिरडी में 2 कॉमन कुएं हुआ करते थे जो आम जनता के लिए थे। और मैंने आपको जैसे बताया कि जिनके खुद के पर्सनल बंगलोज थे, बाड़े थे, उनकी अपनी पर्सनल कुएं और बावड़ी हुआ करती थी। तो आम जनता के लिए इन मंदिरों के पास में एक कुआ बना हुआ करता था, और उसके पास कुछ टंकियां बनी हुई थी जिसे मराठी में हौद कहा जाता है। तो इन कुओं से
पानी निकालकर इन टंकियों में जमा किया जाता था और यहीं पर सारे जेंट्स लोग नहाने के लिए आते थे और नहाने के बाद वे इन तीनों मंदिरों के दर्शन कर और हनुमान जी का दर्शन कर और फिर वो अपने घर जाया करते थे और जो कुछ भी खाना नाश्ता जो भी हो वो करके खेत खलियानों के ओर निकल पड़ते थे। बच्चे जो थे वो नहाने के बाद खाने के बाद इन जानवरों को लेकर जैसे गाय भैंस बकरी इनको लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते थे उनको चराने के लिए। औरतें जो थी उनका इस टंकी पर दिन भर आना जाना लगा होता था क्योंकि पीने के लिए पानी या घर में वापरने के लिए पानी औरतें यहीं से ले जाया करती थी और जो जानवर हुआ करते थे उनके लिए एक अलग टंकी बनी हुई हुआ करती थी। तो ये थी एक जनजीवन और भौगोलिक रचना शिरडी की। शाम होते ही शिरडी में वापस चहल पहल शुरू हो जाया करती थी। जो बच्चे जंगल की ओर गए हैं केटल्स को लेकर चराने के लिए वो वापस आ जाया करते थे। पुरुष वर्ग जो था जो खेत खलियानों में काम करता था वो वापस आ जाया करता था। बच्चे जो थे वो गांव में खेलने चले जाते थे। इलेक्ट्रिसिटी थी तो औरतें भी जल्दी खाना बनाने में लग जाती थी, किचन में जुट जाया करती थी। और जेंट्स जो है वो हनुमान मंदिर के पीछे अखाड़ा बना हुआ करता था। आमतौर पर उन दिनों में गांव के लोगों में कसरत का बहुत महत्व हुआ करता था। तो खेत में दिन भर खपने के बाद और मेहनत करने के बावजूद भी जेंट्स लोग इस अखाड़े में चले जाया करते थे और वहां कसरत किया करते। अब जो हनुमान मंदिर हुआ करता था वहां शाम के बाद में या रात को हरिपाठ या कथा कीर्तन ये सब कार्यक्रम चला करते थे और गांव के लोग फिर हनुमान मंदिर में भी इकट्ठा हुआ करते थे। मनोरंजन का और कोई साधन शिरडी गांव में उन दिनों मौजूद नहीं था। तो महाराष्ट्र की जो लोक नृत्य है लावणी उसका ग्रुप या उसका फड़ उन दिनों शिरडी में आया करता था और गोनकर जी का खेत हुआ करता था गांव से बाहर सीमा पर। तो वहां जाकर वो फड़ ठहरता था या वो ग्रुप रुका करता था और रात भर लावणी के कार्यक्रम चला करते थे और शिरडी के सारे जेंट्स जो हुआ करते थे पुरुष वर्ग जो हुआ करता था वो उन खेतों में लावणी नृत्य देखने के लिए चले जाए। अब त्योहार कैसे हुआ करते थे? शिरडी में हर त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दशहरा हो, नवरात्रि हो, रंग पंचमी हो या नाग पंचमी हो। सावन के दिनों में झाड़ों पर झूले लगा करते थे। नाग पंचमी में नागों की पूजा को हुआ करती थी और औरतें उन झूलों पर जाया करती थी। रंग पंचमी के दिन रंग खेलने की प्रथा थी। बाकी हर त्योहारों पे शिरडी के हर घर में अलग अलग पकवान बना करते थे और उन पकवानों की सुगंध जो है वो आसपास के पूरे माहौल को सुगंधित कर दिया करती। ऐसी थी सुंदर सी शिरडी। भले छोटी थी पर प्यारे लोग थे, अच्छे लोग थे, संपन्न लोग थे, समाधानी लोग थे। अब भले ही ये गांव छोटा था पर उत्तर और दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग के ऊपर बसा हुआ था। इस वजह से शिरडी में आने तीर्थ यात्री जो हुआ करते थे जो दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर बढ़ रहे वो या व्यापारी वर्ग जो है वो कुछ समय के लिए शिरडी आराम करने के लिए रुकते जरूर थे और अगर शाम हुई हो तो ये यात्री शिरडी में उस रात रुक भी जाया करते थे। तो इनके रुकने की व्यवस्था जो हिंदू हुआ करते थे उनकी व्यवस्था हनुमान मंदिर में होती थी और जो मुस्लिम यात्रीगण है उनकी व्यवस्था हनुमान मंदिर से कुछ ही दूरी पर तकिया बना हुआ था तो उस तकिया में हुआ करती थी। इस तरह से शिरडी में आने जाने वालों की वजह से भी हनुमान मंदिर में एक रौनक लगी रही। ये थी शिरडी, ये थे शिरडी के त्योहार और ये थे शिरडी के लोग और ये थी शिरडी की भौगोलिक रचना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। एक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक चलचित्र की तरह शिरडी का अस्तित्व आंखों के सामने आ जाता है। तो क्या आपके सामने ये सब मैं जब बता रही थी तो शिरडी का एक चित्र आपके सामने भी आया होगा, शायद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और नए लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को
बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय को लेकर। शिरडी में साईं बाबा का पहला दिन या आगमन या पदार्पण कैसा था, उस वक्त का माहौल कैसा था, इस वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित हो रही हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा साई करुणा के ऊपर, जल्द उपस्थित होती है। ओम साई।